हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने यूरोपियन कंपनीज़, उनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर, इंडिया में अराइवल और फिर इसके साथ साथ उनके ट्रेडिंग सेंटर्स भी देखे थे, है ना। मैप पे ये रहा, लास्ट स्लाइड हमारी यही थी। आज हम लोग इंटरनल सिनेरियो से स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था भाई एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या चल रहा था। इंडिया के ऑटोमन एम्पायर की मोनोपली है, उसको बाईपास करते हुए यूरोपियन कंपनीज आई हैं, तो ये हमने देखा था। ठीक है, कवर कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर को रेफ़र कर सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लेटर मुगल्स से। ठीक है, समरी में देखते हैं एक बार। मेडिवल पीरियड में दिल्ली सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत के बाद हमारे मुग़ल एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट होती है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट मुग़ल एम्परर्स थे, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। और उसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग की बात हो रही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मुग़ल रूलर था, वो कौन था? औरंगज़ेब। ठीक है, औरंगज़ेब बहुत स्ट्रॉन्ग था और सबसे बड़ी बात वो बहुत क्रूअल, मतलब कट्टर राजा था। ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज़ को वो फॉलो करता था। तो जब 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है, तो उसके बाद कोई इतना कैपेबल रूलर नहीं था कि वो उसकी लीगेसी को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो उसके बाद मुग़ल एम्पायर वीक होने लगता है, जिसका फ़ायदा बहुत सारे रीजनल किंगडम्स और यूरोपियन कंपनीज़ लेती हैं, और धीरे धीरे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करके अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देती है। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है डिक्लाइन ऑफ लेटर मुगल्स। देख लेते हैं लेटर मुगल्स में जो बच गए हैं उनके टाइम पे कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं, तो वो हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो है वो है बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट जो है वो क्या है, लेटर मुगल्स की कैटेगरी में सबसे फर्स्ट नंबर पे है, और इनका रेंज स्टार्ट होता है 1707 से स्टार्ट होता है और 1712 तक कंटिन्यू रखता है। जब औरंगज़ेब की डेथ हुई और सक्सेसर ही होना था इनका, तो जब ये गद्दी पे आए, ये पावर में आए, उस टाइम पे इनकी एज हो चुकी थी अप्रॉक्स 63 ईयर्स। तो एक तो इतनी ओल्ड एज में ये पावर में आए हैं, तो इतनी ओल्ड एज में आने के बाद इनका जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन का एम्बिशन था, एक तो वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि लाइफ के इतने लेटर स्टेज पे जाते जाते थोड़ा सेटलमेंट सबको चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, है ना। तो इन्होंने एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं की। दूसरा, औरंगज़ेब बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स और कट्टर राजा था, मैंने बताया। तो उसने अपने टाइम में हिंदूज़ के अगेंस्ट, सिख के अगेंस्ट, मतलब जितने भी अदर रिलीजियस कम्युनिटी थी, मराठास थे, उनके अगेंस्ट बहुत सारे काम किया, मतलब उनसे कॉन्टीन्यूस कन्फ्लिक्ट में वो एंगेज रहता था। तो फिर इसने क्या किया, बहादुर शाह फर्स्ट ने क्या किया कि उन सभी के साथ रिकॉन्सिलेशन की कंटिन्यू करना शुरू किया कि भाई इसको पता था अगर मेरे को पावर में रहना है, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरे फादर तो स्ट्रांग थे, वो सबसे टक्कर ले लेते थे, लेकिन मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, तो अगर मेरे को शांति से अपना टेन्योर कंप्लीट करना है तो मेरे को सबके साथ सलाह मिला के शांति से बैठ के चलना पड़ेगा। तो इसने मराठास के साथ और हिंदूज़ के साथ क्या करा, शांति बनाने की कोशिश की। एक स्टेप ये था कि भाई इसने हिंदूज़ के साथ टॉलरेंस तो दिखाया, लेकिन जजिया टैक्स को अबॉलिश नहीं किया। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड मुअज्जम, मतलब बहादुर शाह फर्स्ट का दूसरा नेम क्या है, मुअज्जम भी है, लेकिन जैसे पावर में आया तो कुछ और अच्छा इम्प्रेसिव नेम चाहिए था, तो फिर इसलिए अपना नाम बहादुर शाह जफ़र, मतलब बहादुर शाह फर्स्ट रख लिया। क्या हुआ? 15-20 मिनट। ठीक है, दूसरा, इसको हिस्टोरियंस ने टाइटल दिया है शाह बेखबर। शाह जो है वो रॉयल लोगों के लिए यूज़ होता है, और बेखबर मतलब जिसको कुछ खबर नहीं है, तो इसको शाह ए बेखबर इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसके टेरिटरीज़ में जो भी इवेंट्स हो रही है उससे क्या था, ये बिल्कुल इग्नोरेंट था। ठीक है, तो मतलब ये ज़्यादा एंगेज नहीं ले रहा था, इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहा था, इसलिए इसका नाम क्या था, शाह ए बेखबर। ठीक है, टॉलरेंस दिखाया हिंदूज़ के टूवर्ड्स, लेकिन इसने जजिया को अबॉलिश नहीं किया। नेक्स्ट है शाहू जी।
शाहू जी के बेटे को औरंगज़ेब ने कैप्चर कर लिया था। शिवाजी और औरंगज़ेब कन्फ्लिक्ट में इंगेज थे ना, औरंगज़ेब ने शिवाजी को भी कैप्चर करने की कोशिश की थी। तो ये सारे इंसिडेंट था। तो औरंगज़ेब ने मराठा के एक इम्पॉर्टेंट रूलर शाहू जी को कैप्चर कर लिया था, जो क्या था, शिवाजी का सक्सेसर था। तो अब मैंने बोला कि बहादुर शाह ने क्या है, सबके साथ शांति बनाने की कोशिश की, हिंदुओं के साथ की, और फिर साथ में इसने क्या किया, शाहू जी के बेटे को कैप्चर जो उन्होंने किया हुआ था औरंगज़ेब ने, रिलीज़ कर दिया, ताकि मराठास के साथ इसकी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो क्या सॉर्ट आउट हो जाए। यहीं तक था बहादुर शाह फर्स्ट का रेन। नेक्स्ट पे आता, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है ज़फ़र। ज़फ़र एक और बाद में बहादुर शाह आएगा, वो है। बहादुर शाह के बाद जो नेक्स्ट होता है वो है जहांदार शाह। इसका रेन एक ही साल है, 1712 से लेके 1713 तक। कहने को ये रूलर है, लेकिन जो रियल पावर है वो किसके हाथ में है, जुल्फ़िकार खान के हाथ में है, जो क्या है, एक वज़ीर है। तो कहने को रूलर है, लेकिन रियल रूलर की पावर को एक्सरसाइज नहीं कर रहा, इसलिए इसको पपेट रूलर भी बोला जाता है। ठीक है, कहाँ देखो, इससे पहले वाले जो थे उनको इतना विक्टोरियस टाइटल्स मिल रहे थे, और जो इसके बाद वाले हैं उनको कितना इंसल्टिंग टाइटल्स मिल रहे हैं, पपेट रूलर, शाह ए बेखबर, और आगे तो अभी और भी आने बाकी है। इसने क्या है, जजिया को एबॉलिश किया। साथ में इसने इजारा सिस्टम भी शुरू किया, जिसको रेवेन्यू फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। अब ये इजारा सिस्टम क्या है कि एक लैंड है, उस लैंड पे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए क्या होगी, कैंडिडेट्स खड़े होंगे। वो कैंडिडेट्स क्या करेंगे, बिडिंग। जो भी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा बिड करेगा उसको क्या है, उस एरिया के टैक्स कलेक्शन का राइट, रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल जाएगा। तो ये सिस्टम की शुरुआत करी थी जहांदार शाह ने, लेकिन बाद में जाके इस सिस्टम का बहुत क्रिटिसिज्म होता है। साथ में इसके टाइम पे ये डिसाइड किया गया कि मराठास को चौथ और सरदेशमुखी दिया जाएगा। तो चौथ और सरदेशमुखी क्या है, एक टाइप ऑफ टैक्स है। चौथ में क्या होता है, जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन डेक्कन से हुआ है उसका 1/4% मराठा को दिया जाएगा, और सरदेशमुखी में एक्स्ट्रा 10% पे किया जाएगा, क्योंकि डेक्कन में मराठास की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। डिसाइड इसके टाइम पे किया गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बदले में मराठास क्या करेंगे, 15,000 सोल्जर्स के अराउंड मुगल एम्पायर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे इन द टाइम ऑफ नीड। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसके बाद आता है हमारा फारुखसियार 1713 से 1719 के टाइम पे। फारुखसियार का मेंशन जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ रहे थे वहाँ पे भी एक बार हुआ था कि फारुखसियार ने क्या किया है, गोल्डन फरमान इशू किया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो वो यही फारुखसियार है। ठीक है, पावर में कैसे आता है, सैयद ब्रदर्स की हेल्प से। और ये सैयद ब्रदर्स कौन है, सैयद ब्रदर्स एक भाई का, मतलब भाइयों का पेयर है, और इनको क्या बोला जाता है, किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन है ये दोनों सैयद ब्रदर, एक का नाम है अब्दुल्ला खान और दूसरे का नाम है हुसैन अली खान। जब इन दोनों ने फारुखसियार की मदद की क्राउन में आने की, तो इसने क्या किया, अब्दुल्ला खान को तो वज़ीर की पोजीशन दे दी और हुसैन अली खान को मीर बख्शी की पोजीशन ग्रांट कर दी। ठीक है, टॉलरेंट था, मतलब कि इन दोनों सैयद ब्रदर्स का विजन थोड़ा क्लियर था, शार्प थे ना, तभी तो इनको किंग मेकर्स बोला जाता है। तो इन्होंने पॉलिसी लगाई कि हम ना हिंदुओं के टुवर्ड्स टॉलरेंट रहेंगे। तो ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि अभी से पहले नोबल्स की पोजीशन को कौन ऑक्यूपाई कर रहा था, सिर्फ मुस्लिम्स ही, लेकिन इन्होंने अपनी काउंसिल में हिंदू चीफ्स को भी एडमिट करना शुरू कर दिया। हिंदुओं के टुवर्ड्स टॉलरेंट थे, लेकिन सिख के सामने, मतलब सिख के टुवर्ड्स इन्होंने टॉलरेंट नेचर नहीं दिखाया, क्योंकि एक बंदा बहादुर नाम से पर्सन है, बंदा बहादुर से लड़ते हुए बहादुर शाह की भी डेथ हो गई थी। तो बंदा बहादुर को इन्होंने गुरदासपुर से कैप्चर किया और बाद में एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। ये आ गया, बीमार हो गया था, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए, क्यों, ठीक है, तो बीमार हो गया था, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। तो ट्रीटमेंट लेने के लिए इसकी हेल्प कौन करता है, ब्रिटिश फिजिशियन करता है। और वो ब्रिटिश फिजिशियन का नाम क्या था, विलियम हैमिल्टन, जो सर्जरी परफॉर्म करता है फारुखसियार की। ठीक है,
बाद में फारुखसियार इस सर्विस से खुश होके क्या करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में एक फरमान इशू करता है जिसको बोला जाता है रॉयल फरमान ऑफ 1717। इस रॉयल फरमान के प्रोविजंस क्या थे? सबसे पहला तो था कि ब्रिटिशर्स को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने दिया जाएगा बॉम्बे, बंगाल और मद्रास में। मतलब वो क्या कर सकते हैं बिना पेमेंट किए, मतलब जैसे पहले कोई भी यूरोपियन कंपनी आ रही थी, ट्रेड कर रही थी, तो उनको पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब उनको बिना पैसे दिए क्या करने को फ्रीडम मिल गई, ट्रेड करने को फ्रीडम मिल गई बॉम्बे, बंगाल और मद्रास से। उस टाइम पे बंगाल सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था और अगर वहीं से ही टैक्स नहीं आएगा तो फिर आगे जाके तो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आनी ही थी। दूसरा था कि अब कलकत्ता में वो अपनी सेटलमेंट्स को फोर्टिफाई कर सकते हैं। फोर्टिफाई मतलब उसकी प्रोटेक्शन के लिए बाउंड्रीज बना सकते हैं, वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए सोल्जर्स को छोड़ सकते हैं। किला टाइप में बोलते हैं ना, उसको ही फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो अब इनके लिए तो फ़ायदा हो गया ना। साथ में मिंट कर सकते हैं कॉइन्स को, मतलब अपने नाम के सिक्के भी लागू कर सकते हैं। थर्ड प्रोविज़न था ये प्राइवेट ट्रेड, मतलब जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो क्या है, प्राइवेट ट्रेड फॉलो कर सकते हैं। प्राइवेट ट्रेड पहले तो सिर्फ कंपनी के लिए कर सकते थे, लेकिन अब प्राइवेट ट्रेड भी कर सकते हैं। बदले में बिल्कुल मिनिमल अमाउंट का उनको क्या देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सारे जो भी इसने फरमान में इशू किया वो लॉन्ग टर्म के लिए मुग़ल एम्पायर की इकोनॉमी के लिए डेंजरस प्रूव हुआ। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह। 1719 से 1748 तक इसने रेन किया और इसको टाइटल दिया गया रंगीला। रंगीला टाइटल इसका कैरेक्टर, फिजिकल प्लेजर के कैरेक्टर की वजह से मिला। वो हमेशा फिजिकल प्लेजर में इनगल्फ रहता था और अपनी मतलब एम्पायर की भलाई के बारे में सोचने के लिए उसको टाइम ही नहीं था, बिजी इतना था। ठीक है, अब इस ये जब पावर में आया शुरू में तो इसने देखा कि भाई ये जो सैयद ब्रदर्स है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इनको कैसे ना कैसे करके हटाना पड़ेगा। क्या पता कल को इनका ही दिमाग ख़राब हो और फिर ये इसी को ही रिमूव कर दे। तो बदले में मोहम्मद शाह ही क्या करता है, सैयद ब्रदर्स को एलिमिनेट कर देता है। अकेला तो ये कर नहीं सकता था, तो इसमें किन लोगों की हेल्प लेता है, निज़ामुल मुल्क की, चिनकिलिच खां, मोहम्मद अमीर खान की। ठीक है, शुरू में बहुत अच्छा कर रहा था। साथ में एक पर्सन है असफ जहां। ठीक है, असफ जहां पर है, ये पर्सन मुग़ल एम्पायर के लिए अच्छा सोचने वाला है। इसने बहुत टाइम से मोहम्मद शाह को बोला कि भाई हम लोग एम्पायर में ऐसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम एम्पायर को और बेहतर कर सकते हैं। कैपेबल था, लेकिन इसके बाद मोहम्मद शाह ने नहीं मानी, बल्कि में इसके जो आसपास के नॉबल्स थे उसने मोहम्मद शाह को ही असफ जहाँ के अगेंस्ट भड़का दिया कि भाई ये तेरी पावर को कंट्रोल कर लेगा। बाद में जब असफ जहाँ को लगा भाई यहाँ तो भलाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये उल्टा मेरे ऊपर ही आ रहे हैं, तो फिर इसने क्या है वहाँ से छोड़ के अपना इंडिपेंडेंट इस्टेब्लिश करने की सोची। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो रीजनल किंगडम्स होंगे वो अपने आप को फ्री करने की सोचेंगे। वो सोचेंगे ना कि भाई जब हम इतने कैपेबल है तो हम एक नालायक के नीचे क्यों दब के रहे। तो फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे किंगडम्स अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगते हैं। डेक्कन फ्री होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ निज़ामुल मुल्क। देखो निज़ामुल मुल्क ने पहले यहाँ पे भी हेल्प की थी, लेकिन बाद में जब उसको लगा कि भाई हमारा एम्परर ही कैपेबल नहीं है तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। सादत खां अवध में, मुर्शिद कुली खान बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। 1739 में नादिर शाह का इन्वेजन होता है और इस इन्वेजन के टाइम पे इतना मुग़ल एम्पायर को ठेस पहुंचती है कि इसके बाद मुग़ल एम्पायर रिकवर नहीं कर पाता। ठीक है, तो नादिर शाह इन्वेजन, नादिर शाह जब यहाँ पे आके इन्वेड करता है तो यहाँ से इतनी प्लंडरिंग करके जाता है, इतनी यहाँ पे मारकाट करके जाता है कि मुग़ल एम्पायर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। और यहाँ से बदले में एक पीकॉक थ्रोन है जो शाहजहां ने बनवाया था, और साथ में कोहिनूर,
जो अब क्वीन ऑफ इंग्लैंड के क्राउन में है ना, ये दोनों चीज़ें यहाँ से चुरा के लेके चला जाता है। तो देखो इनकैपेबल रूलर्स की वजह से जो बाहर से सक्सेस लोग हैं वो भी आके इंडिया को लूट लूट के जा रहे हैं। कौन सी बैटल होती है जिसमें मोहम्मद शाह हार जाता है? उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ करनाल। अब यहाँ से ये मोहम्मद शाह तो रिमूव हो गया। मोहम्मद शाह के बाद जो नादिर शाह है वो किसको देके जाता है पावर? अब मतलब एक्नॉलेज किसको जाता है? आलमगीर सेकंड को। ठीक है, आलमगीर सेकंड से पहले एक पर्सन और जिसका नाम है अहमद शाह। अहमद शाह का रेन किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अहमद शाह के टाइम पे सक्सेसर है नादिर शाह का जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। ये मुगल एम्परर है, ये सक्सेसर है नादिर शाह का। अहमद शाह अब्दाली क्या करता है? इंडिया में आता है और इंडिया में आके प्लंडरिंग लूटपाट मचाता है। अहमद शाह अब्दाली सक्सेसर ऑफ नादिर शाह, इंडिया में कई बार आके ये क्या करके जाता है? लूटपाट मचा के जाता है। ठीक है, अब अहमद शाह अब्दाली आया इंडिया में। इंडिया में आने के बाद ये आलमगीर सेकंड को एक्नॉलेज करके जाता है। ठीक है, इसको अपनी प्रोटेक्शन वगैरह सब दे के जाता है। ठीक है, अब बदले में एक केयर टेकर के तौर पे नाजिबुद्दौला को छोड़ के चला जाता है और उसको अपना सुप्रीम एजेंट बना के जाता है। अब जो मुगल एम्परर है वो किसकी छत्र छाया के अंदर है? इस सुप्रीम एजेंट के अंदर है। तो कई टाइम तक ये सारी चीज़ें चल रही होती है। आखिरी में 1758 में रघुनाथ राव है। ये कौन है? मराठा चीफ। मराठा चीफ क्या करते हैं? 1758 में ये सुप्रीम एजेंट को रिमूव कर देते हैं। अब जब जिसका एजेंट है वो रिमूव हो गया तो अहमद शाह अब्दाली को गुस्सा आएगा। अहमद शाह अब्दाली अपना बदला लेने के लिए इंडिया में आता है और मराठास के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होती है बैटल जिसका नाम है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मूवी भी बनी हुई है ना, बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें अर्जुन कपूर है और कृति सैनन है। ठीक है, थर्ड बैट यही है या फिर और कोई है? मेरे हिसाब से तो यही है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। अभी तो है 3-4 साल ही तो हुए होंगे, सर्च करो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, 1761 में हुई है। अगर ये थर्ड बैटल है तो इससे पहले 2 बैटल पानीपत में और हो रखी होंगी। सही बात है, तो इंडिया में 2 बैटल और हो रखी है पानीपत में, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट हुई है बाबर के टाइम पे जहाँ पे इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था, और सेकंड हुई है अकबर के टाइम पे। ठीक है, तो 3 फेमस बैटल है। बैटल ऑफ, हाँ यही वाली है पानीपत मूवी। इसमें ये अहमद शाह अब्दाली, क्या नाम है इस एक्टर का? संजय दत्त बना हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलें। अब आ जाते हैं हमारे आलमगीर। आलमगीर का रेन है 1754 से लेके 1759 तक, और इनके टाइम पे एक बैटल होती है बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है? सुप्रीम कंट्रोल हो जाता है ब्रिटिशर्स का। कहाँ पे? बंगाल में। मतलब कि अब ब्रिटिशर्स भी धीरे धीरे करके वॉर, मतलब कि कन्फ्लिक्ट में, वॉर में एंगेज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बंगाल में अब पूरी तरीके से किसका कंट्रोल है? ब्रिटिशर्स का। और मैंने अभी पीछे बताया था कि बंगाल एक बहुत ही ज़्यादा रिच प्रोविंसेस है। बंगाल के रिसोर्सेज का यूज़ करके देखना कैसे आने वाले टाइम में ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से इंडिया पे भी कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, अब आलमगीर सेकंड के टाइम के बाद आता है शाह आलम सेकंड। 1759 से 1806 तक इनका टाइम पीरियड है, और इनके टाइम पे होती है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होती है। ठीक है, और बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है? शाबाश, सभी में लड़ाई हुई है। हाँ,
ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम और फिर बंगाल के जो नवाब है उनकी आर्मी ब्रिटिशर से हार जाती है, और ये प्रूव हो जाता है कि अब जो नेक्स्ट पावर होल्डर है पूरे इंडिया में वो कौन है, ब्रिटिशर। ब्रिटिशर जैसा पावरफुल अब पूरे इंडिया में कोई भी नहीं है, चाहे वो कोई और यूरोपियन कंपनी हो, चाहे खुद इंडिया की रीजनल कंपनी हो, या फिर इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग पावर जो मुगल पावर है वो खुद इस बैटल में हार जाती है। ब्रिटिशर्स की हैंडफुल ही थे, ज़्यादा नहीं थे, फिर भी उनकी जो आर्मी थी वो ज़्यादा डिसिप्लिन थी। अभी जब मैं करवाऊंगी ना आगे उसमें तेरे को पूरा एग्जैक्ट फिगर, हाँ, और इनके लाख के अराउंड थे, ठीक है। अब शाह आलम जब दिख गया भाई कि बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम जो मुगल एम्परर है वो हार गया, तो इसका मतलब वो कैपेबल ही नहीं है सेंट्रल कंट्रोल को संभालने के लिए। तो पहला ऐसा मुगल एम्परर जो ब्रिटिश पेंशन पे जाता है, फर्स्ट ब्रिटिश पेंशनर कौन है, शाह आलम फर्स्ट, इन शाह आलम सेकंड, इनको कहाँ भेजा जाता है पेंशन पे, इलाहाबाद। 1772 तक ये ब्रिटिश की पेंशन पे रहते हैं, बाद में फिर इनको मराठास दिल्ली इनकी मान सम्मान को लौटाते हुए दिल्ली वापस लेके इनको आते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे अकबर सेकंड, इनका टाइम है 1806 से लेके 1837। ये किस लिए फेमस है, क्योंकि इन्होंने राजा का टाइटल दिया किसको, राम मोहन रॉय को। और ये राजा का टाइटल राम मोहन रॉय को किस लिए दिया गया, क्योंकि इन्होंने अकबर सेकंड, राम मोहन रॉय बहुत ही ज़्यादा लिंग्विस्ट आदमी है, पढ़े लिखे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे सोशल रिफॉर्मर टाइप के आदमी है ना। तो अकबर सेकंड ने राम मोहन रॉय को बोला कि आप एम्बेसडर बनो और ब्रिटिशर्स के पास जाओ, आपके पास नॉलेज भी अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा रीजनेबल इंसान भी हो, ब्रिटिशर्स के पास जाओ और उनको बोलो कि वो मेरी पेंशन बढ़ा दें। तो अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए किसको एम्बेसडर अपॉइंट किया, राम मोहन रॉय को। तो राम मोहन रॉय जी बोलते कि भाई मैं तो एक नॉर्मल पर्सन हूँ, वो लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे। तो इसीलिए अकबर सेकंड उनको बोलता है कि मैं आपको राजा का टाइटल देता हूँ, जिससे आपके नेम में प्रेस्टीज ऐड हो जाएगा, ठीक है। राम मोहन रॉय के बाद जो हमारे लास्ट रूलर हैं उनका नाम है बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड का टाइटल कब से कब तक है, टाइम पीरियड 1837 से लेके 1858 तक। इनका नाम है जफर। हाँ ठीक है, आएंगे अभी आगे भी आएंगे, रुको। लास्ट इन रूलर है, इनको कंप्लीट कर ले, पॉलिटिकल डिबेट्स में नहीं एंगेज होना। तो हमारे लास्ट मुगल एम्परर कौन है, जफर, बहादुर शाह जफर। इनके टाइम पे होती है 1857 की क्रांति। हाँ 1857 का रिवॉल्ट होता है, अभी तक पेंशन पे 1857 का रिवॉल्ट होता है। 1857 के रिवॉल्ट की वजह से ये उसको अपना पैट्रोनेज प्रोवाइड करते हैं। पैट्रोनेज प्रोवाइड करने की वजह से इनके जितने भी आगे आने वाली जनरेशन है उनको ब्रिटिशर्स इनकी ही आंखों के सामने बिहेड कर देते हैं। अब पता चल गया कि भाई अब तो कोई और स्ट्रांग है नहीं, ऊपर से ये भी बहुत ज़्यादा एज्ड हो गए थे, और फिर 1858 तक आते आते इनकी डेथ हो जाती है। तो हमारे जो लास्ट रूलर है जिसके बाद मुगल एम्पायर का एंडिंग हो जाती है वो कौन है, बहादुर शाह जफर, ठीक है। इनके टाइम पे 1857 की क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। और रंगून जेल में एग्जाइल, क्योंकि अब इन्होंने पैट्रोनेज प्रोवाइड किया तो ब्रिटिशर्स को भी हो गया ना कि भाई एक तो आप हमारी पेंशन पे, ऊपर से आप हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो इनको रंगून जेल में एग्जाइल किया जाता है और वहाँ पे इनकी 1861 में डेथ हो जाती है, ठीक है। लेटर मुगल्स का चैप्टर हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर दिया। कल से हम लोग एंग्लो राइवलरीज को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।